अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है मैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे स्पीचों में, बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दस्तूर के बारे में, संविधान के बारे में सुनते होंगे और बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कैसे आया, उसके बारे में चंद थोड़ी हिस्टोरिक पॉइंट्स आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, मतलब हमारे मुल्क ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में। तो उससे पहले क्या था, ऐसे चंद सवाल थे। उससे पहले इंडिया में क्या चलता था, किस कानून के मुताबिक हमारा मुल्क चल रहा था, ऐसे छोटी हिस्टोरिक चीजें आपके सामने रखूंगा। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया जो है अंग्रेजों के हुकूमत में था और अंग्रेजों का यहाँ पर हुकूमत चलता था। तो उस तरीके से इंडिया को चलाने के लिए अंग्रेजों ने चंद लेजिस्लेशन बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, लेजिस्लेशन बनाया था। उन लेजिस्लेशंस का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन काउंसिल एक्ट्स। अलग अलग 3 बार लिए गए इंडियन काउंसिल एक्ट और आखिर में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ऐसे अलग अलग का जो लेजिस्लेशन है, इन लेजिस्लेशन में जो था इंडिया का कानून या इंडिया किस तरीके से चलेगा, एक तरीके का संविधान के पॉइंट्स उसमें थे। तो आजादी से पहले हम लोग इन लेजिस्लेशन को फॉलो करते थे। अब 1947 में जब हम आजाद हुए और उसके बाद में 1940 में, जैसा मैंने आपको कहा, हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया। इसके दरमियान, इसके बीच में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 2 एक्ट को जो है के कवानीन और कानून इंप्लीमेंट किए जाते थे जब तक हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ना हो। और अब जानते होंगे कि इंडिया आजाद हुआ 1947 में, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम रिपब्लिक हुए 1950 में। अब ये आजाद होना 1947 में और रिपब्लिक होना 1950 में फर्क क्या है? इंडिया आजाद हुआ 1947 में, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसके मुताबिक अंग्रेजों ने इंडिया और पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ऐसा 2 मुल्क उन्होंने बनाया। और ये 2 मुल्क में जो है इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं थे दोनों के। तो ये लोग अभी भी ब्रिटिश जो लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक चल रहे थे, इसलिए इन्हें डोमिनियन कहते थे और कॉमनवेल्थ के अंडर हम लोग आया करते थे। और उसके साथ जो हमारा एक प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे, तो हमारा जो है गवर्नर जनरल होते, जो अंग्रेजों ने अपॉइंट किए गवर्नर जनरल होते थे, यानी हम लोग कॉमनवेल्थ को रिपोर्ट करते थे, जो क्वीन के अंडर जो कॉमनवेल्थ आता था उसको। उसके बाद रिपब्लिक जो हमने बना, रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारे मुल्क ने फैसला लिया कि हमारे मालिक हम खुद होंगे, हमारे मुल्क के मालिक हमारे मुल्क की आवाम होगी, उसका मतलब रिपब्लिक है। इसलिए हम लोग 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने फैसला लिया कि हम लोग किसी भी एक मोनार्की के अंडर नहीं रहेंगे, क्वीन के अंडर हम नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा मुल्क का ओनर्स, हमारा मुल्क किसके अंडर रहेगा? पब्लिक के अंदर रहेगा, पब्लिक के पास हुकूमत रहेगी। और हम रिपब्लिक बन गए और कोई भी हमने किंग नहीं बनाया, मोनार्क नहीं बनाया, हमने एक प्रेसिडेंट बनाया, समझे? तो ये है रिपब्लिक। अब ये 1947 1950 के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके मुताबिक इंडिया को चलाया जा रहा था। लेकिन इसके बीच में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का भी प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को किस बॉडी ने अप्रूव किया वो भी समझना जरूरी है। जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा पहला लोकसभा 1952 में आया। जब 1952 में पहला लोकसभा आया तो उससे पहले कौन सी बॉडी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, ये भी एक सवाल है। तो वो चीज आपके सामने में रखना चाहूंगा। अंग्रेजों ने इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम का एक बॉडी सेटअप किया था। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जैसा ही एक बॉडी था जिसके अंदर दोनों कॉम्बिनेशन थे, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी थे और उसके साथ साथ उस जमाने में बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे इंडिया के अंदर, उन रजवाड़ों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। इन दोनों को मिलाकर जो है पहला यहाँ पर इंडिया में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। उसके बाद में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिवाइड किया गया, जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हुआ, पाकिस्तान का अलग हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्ट्री है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली बार इसका जो सेटअप हुआ अगस्त 1946 में, 1946 में इसका सेटअप हुआ। 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला मीटिंग किया गया और ये मीटिंग में जो थे हम देखते हैं 13 दिसंबर में इसका जो सेशन था, उस मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये पास हुआ और पास होने के बाद आज का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल
आता है, जो अभी मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये जो प्रियम्बल है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसकी शुरुआत होती है, ये प्रियम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बना। यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आगे जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया आजाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को एक कमिटी बनाया गया। उस कमिटी में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को चेयरमैन बनाया गया और 6 मेंबर्स को दिया गया। इन सबको मिलाकर एक कमेटी को एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसका एक ड्राफ्ट बनाना है, और ये ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन करेगी, चर्चा करेगी, अमेंडमेंट्स करेगी। उसके बाद जब ये पास करेगी तब वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ऐसा एक सिस्टम बनाया गया। आगे जाकर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को भी अपॉइंट किया गया। सर बेनेगल नरसिंह राव, जो एक बहुत सीनियर ज्यूरिस्ट थे, उनको भी अपॉइंट किया गया इनको असिस्ट करने के लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि इस कमेटी ने अलग अलग दुनिया के जितने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस का स्टडी किया। इंडिया के जो पुराने एक्ट्स थे, जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारे चीजों को उन्होंने स्टडी किया, इनकॉर्पोरेट किया, और इसका पहला ड्राफ्ट जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ड्राफ्ट के ऊपर डिबेट किया। जब ये ड्राफ्ट पहला प्रेजेंट किया गया था, इसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। और ये आर्टिकल शेड्यूल क्या होंगे मैं अगले क्लास में आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर डिस्कशन किया, इस पर डिबेट किया, और बहुत सारे अमेंडमेंट, हर एक मेंबर ने जो है अमेंडमेंट पेश किया। चंद लोगों ने कहा इसको ऐड करो, इसको डिलीट करो, और एक चीज ऐड करो। ऐसा टोटल आप देखते हैं 7,635 अमेंडमेंट्स पेश किए गए, जिसमें 2,473 अमेंडमेंट्स को जो है डिस्पोज किया गया, रिजेक्ट किया गया। बाकी सबको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर टोटल एक 395 आर्टिकल्स में इसको लेके गए, और 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स बनाए गए। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत साल इसका चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद जो है 24 जनवरी 1950 को हम देखते हैं कि इसको अडॉप्ट किया गया। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को इसको पास किया गया, यानी पूरा डिस्कशन इस पर खत्म करके पास किया गया। 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया, यानी इसके ऊपर सिग्नेचर करके एक्सेप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो पूरा प्रोसेस जो था 2 साल 11 महीने चला। ये 2 साल 11 महीने ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग और ये सब करने के लिए लग गया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। यानी आज के बाद ये हमारा रूल है, उससे पहले पास हुआ। और उससे सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन मेंबरों ने इस पर साइन किया। जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल कॉपी थी जिस पर साइन किया, 2 कॉपी बनाए गए थे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ये दोनों कॉपीज जो है हैंड रिटन थे, हाथ से बनाए गए थे। जो आर्टिस्ट लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन्स और कैलीग्राफी सब कर बनाए गए थे, और ये 2 कॉपीज जो है हैंड रिटन थी, और इसको फाइनल साइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फ्लुएंसेस इसके अंदर है। जैसे आप मैंने पहले बताया था, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने स्टडी किया था और उसमें इन्फ्लुएंस भी हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने जो इन्फ्लुएंस हुआ हमारे पर, बहुत सारी चीज इन्फ्लुएंस हुई। मैं मेजर चीज आपके सामने रखता हूँ। अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। जो मेजर पॉइंट था पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इंडिया का आप जानते हैं हम एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हम अमेरिका के जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यहाँ पर नहीं चलते। यहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होकर एक प्राइम मिनिस्टर होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये यूके का मॉडल है। इस मॉडल को हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। उसके साथ सिंगल सिटीजनशिप, यानी मुल्क के अंदर एक ही तरीके का सिटीजनशिप होगा, अलग अलग टाइप के सिटीजनशिप नहीं होंगे। ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी जो है इंडिया ने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। उसके तरीके से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, यानी राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, इन चीजों के बारे में जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे पॉइंट्स
दिए गए, उसके साथ सेपरेशन ऑफ पावर, अलग अलग बॉडीज को पावर्स क्या रहेंगे, उनके ताकत क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस तरीके से होना है, लेजिस्लेचर का पावर क्या, एग्जीक्यूटिव का पावर क्या, जुडिशरी का पावर क्या, ये पूरा डेफिनेशन का ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, उसको कहते हैं क्वाजी फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं, इंडिया में स्टेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट्स के पास भी बहुत पावर रहते हैं, लेकिन कंप्लीट पावर नहीं रहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर देखेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चंद इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे डिफेंस उनके पास होगा, या कम्युनिकेशन, या फिर फॉरेन अफेयर्स, ये पूरा आप देखते हैं सेंट्रल के पास होता है। फिर स्टेट को बहुत पावर्स होते हैं अमेरिका के अंदर, वो स्टेट बहुत सारे इंटरनल सारे कवानीन स्टेट्स में वो लोग चलाते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है, स्टेट्स को पावर है, एकदम ज्यादा भी नहीं है और दूसरे कंट्रीज के ऐसा एकदम कम भी नहीं है, एक बैलेंस स्टेट में हम लोग कहें। सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया इंडिया के अंदर, हमारा इंडिया में सेंटर स्ट्रांग ही है, सेंटर को स्ट्रांग बनाया गया, स्टेट का भी कंप्लीट पावर नहीं लिया गया, उनको थोड़े पावर्स दिए गए, बहुत सारे फैसले स्टेट्स में वो लोग लेजिस्लेट कर सकते हैं चीजें को। तो ये जो क्वाजी फेडरलिज्म है ये कनाडा से अडॉप्ट किया गया। उसी तरीके से आप जानते हैं हमारे मुल्क में प्लानिंग कमीशन नाम का एक कमीशन हुआ करता, जो मुल्क के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्लानिंग में बहुत अहम रोल प्ले किया करता था। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने से पहले तक यही चल रहा था। ये प्लानिंग कमीशन जो है ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके उनमें जो अच्छी चीजें वो चीजों को लाया गया। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एक सोवरेन मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक ही तरीके बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इंटैक्ट है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चंद और बातें आगे डिटेल में आपके सामने बताऊंगा, जैसे आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये आज मैंने आपके सामने वेरी बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया वो पॉइंट आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ इसमें चंद अहम पॉइंट्स आपको मिले होंगे। आगे क्लासेस में और डिटेल इंशाल्लाह इसके बारे में बात रहेंगे। शुक्रिया।